हेलो गाइस, हमने लास्ट लेक्चर में आपका ईआर मॉडल का सिंपल इंट्रोडक्शन देखा था और मैंने आपको बताया था कि जितने भी इसकी डिटेल्स हैं या फिर जितने भी इसके डिफरेंट इसमें टर्मिनोलॉजी यूज होंगी उन सबको हम आगे के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो गाइस देखते हैं, स्टार्ट करते हैं आपका सिंपल ईआर मॉडल से। गाइस ईआर मॉडल बोल सकते हो या फिर आप इसको ईआर डायग्राम भी बोल सकते हो। लास्ट लेक्चर में गाइस मैंने आपको इसकी फुल फॉर्म बताई दी थी, एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। ठीक है, तो वैसे सबसे पहले देखते हैं इसकी डेफिनेशन, जिससे कि अगर कभी किसी थ्योरी एग्जाम में आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज ईआर मॉडल, व्हाट इज एंटिटी, तो इनकी डेफिनेशन क्या है पहले वो देखते हैं। तो अगर ईआर मॉडल की बात करें तो ईआर मॉडल इज अ पॉपुलर हाई लेवल कंसेप्चुअल डेटा मॉडल है। गाइस मैंने आपको इसकी इंपोर्टेंस लास्ट लेक्चर में बताई थी कि हम डायरेक्ट डेटाबेस क्रिएट नहीं करते, पहले डेटाबेस क्रिएट करने से पहले हम उसका एक ईआर मॉडल या फिर एक ईआर डायग्राम बनाते हैं, जिससे कि मुझे पता लग जाए कि बेसिकली जब मेरा फाइनल डेटाबेस बनेगा तो वो कैसा बनेगा। क्योंकि गाइस अगर लेट्स सपोज मैं आपके लिए कोई डेटाबेस क्रिएट कर रहा हूँ और मैंने जब आपको मैं ईआर डायग्राम बनाकर आपको दिखाऊंगा कि भाई देखो मैं आपका डेटाबेस ऐसे बनाऊंगा, तो अगर आपको उसमें कोई भी चेंज करवाना होंगे तो आप मुझे जब भी बता दोगे कि सर आप ऐसे ऐसे चेंज कर दीजिए इसमें, जिससे कि हमारा ये डेटाबेस इस तरह मॉडिफाई हो जाए। क्योंकि गाइस अगर मैं डायरेक्ट ईआर आपका डायरेक्ट डेटाबेस क्रिएट कर दूंगा और पूरा डेटाबेस क्रिएट करने के बाद आप फिर से बोलते हो कि भाई ये चेंज कर दो, इसमें ये टेबल चेंज कर दो, तो भाई वो थोड़ा काफी डिफिकल्ट काम भी होगा और काफी टाइम लेगा वो चीज। तो भाई क्यों ना उससे पहले सिंपल एक पेपर पे एक आपका डेटाबेस का डिजाइन बना के दूंगा मैं आपको, जिससे कि अगर आपको उसमें कोई भी मॉडिफिकेशन करवाना हो तो आप मुझे वहीं पे बता दो कि भाई ये मॉडिफिकेशन कर दो, जिससे कि हमारा ये काम आसानी से हो जाए। तो भाई ये फायदा है आपका सिंपल ईआर मॉडल का। गाइस में आपकी अलग अलग टर्मिनोलॉजी है, एंटिटी, रिलेशनशिप, इनको देखते हैं गाइस। एंटिटी गाइस ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, एंटिटी कैन बी एनीथिंग in the real world that has some existence। एंटिटी है कुछ हो सकता है जिसका अपना कुछ एग्जिस्टेंस हो, या फिर आप बोल सकते हो जिसके कुछ अपने कैरेक्टरिस्टिक्स हो, जिसके अपने कुछ एट्रीब्यूट्स हो। गाइस जैसे अगर मैं स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ तो भाई स्टूडेंट एक एंटिटी है क्योंकि उसका एक अपना एग्जिस्टेंस है और उसके अलग अलग एट्रीब्यूट्स हैं। जैसे स्टूडेंट का गाइस नेम हो सकता है, उसका रोल नंबर हो सकता है, उसका मोबाइल नंबर हो सकता है और भाई उसका एड्रेस हो सकता है। गाइस जो ये हैं इसके नेम, रोल नंबर, मोबाइल नंबर, एड्रेस, इन सबको बोलते हैं गाइस आपका एट्रीब्यूट्स। अभी हम देखेंगे अभी इस लेक्चर में डिफरेंट टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट्स। गाइस वो भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनके ऊपर गाइस कभी भी डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं आता, बट हाँ जिस तरह के क्वेश्चन आते हैं उनको भी मैं अभी आगे के लेक्चर में जब भी आपका पूरा ईआर डायग्राम कंप्लीट हो जाएगा फिर मैं उसके क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन करूंगा, जिस जब आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि जो हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप देखेंगे, इन सबका मतलब क्या है और ये बेसिकली क्वेश्चंस में किस तरह यूज होते हैं कंसेप्ट। ठीक है, तो भाई हमने देख लिया ईआर मॉडल की डेफिनेशन क्या है, एंटिटी की डेफिनेशन क्या है। अब देखते हैं गाइस आपका नेक्स्ट इसमें जो टर्म है वो है आपकी एंटिटी सेट। गाइस ये टर्म मैंने आपको लास्ट लेक्चर में नहीं बताई थी, इसको इस लेक्चर में देखते हैं बेसिकली एंटिटी सेट का क्या मतलब है। गाइस डेफिनेशन है इसकी, सेट ऑफ ऑल एंटिटीज दैट share the common properties। मतलब जैसे भाई मैंने अगर एक स्टूडेंट की बात करी है और मैंने उसके स्टूडेंट के अलग अलग एट्रीब्यूट्स लिए हैं, उसका नेम लिया है, उसका रोल नंबर लिया है, उसका मोबाइल नंबर लिया है और उसका एड्रेस लिया है, तो भाई बेसिकली ये आपका कंप्लीट बन गया एक स्टूडेंट की एंटिटी सेट। मतलब अगर मुझे एक स्टूडेंट का डेटाबेस क्रिएट करना है तो मैंने एक स्टूडेंट एंटिटी सेट बना लिया। इसका क्या मतलब है, अगर मुझे उस स्टूडेंट डेटाबेस में 500 स्टूडेंट का डेटा इंसर्ट करना है
तो भाई मुझे 500 के 500 स्टूडेंट के लिए उसका नेम, उसका रोल नंबर, उसका मोबाइल नंबर और उसका एड्रेस इंसर्ट करना होगा। ठीक है, मतलब हर मतलब उस स्टूडेंट एंटिटी का जितने भी उसके सारे अलग अलग टाइप होंगे, मतलब जितने भी बच्चे होंगे उन सब स्टूडेंट्स के लिए मुझे ये सारा डेटा इंसर्ट करना होगा। तो मैंने वही लिखा, सेट ऑफ ऑल एंटिटीज दैट शेयर द कॉमन प्रॉपर्टीज, मतलब स्टूडेंट एक एंटिटी सेट बन गया। अब जितने भी इस एंटिटी सेट में जितने भी बच्चों का मैं डेटा इंसर्ट करूंगा वे सब जितने सारी कॉमन प्रॉपर्टीज है, मतलब ये चारों हर बच्चा शेयर करेगा, मतलब हर बच्चे की ये चारों चीज कुछ ना कुछ होंगी। तो भाई इसको बोलते हैं बेसिकली एंटिटी सेट। ठीक है, अब गाइस नेक्स्ट टॉपिक है आपका टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट्स। गाइस इसमें है आपके बेसिकली सिंपल एंड कंपोजिट एट्रीब्यूट, फिर है गाइस आपके सिंगल एंड मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट और स्टोर्ड एंड ड्रैग एट्रीब्यूट। इनका मतलब समझते हैं गाइस। कंपोजिट एट्रीब्यूट गाइस वो एट्रीब्यूट होते हैं जो कि एक एट्रीब्यूट मल्टीपल एट्रीब्यूट्स में ब्रेकअप हो जाता है। मतलब जैसे गाइस अगर मैं नेम की बात करूं, नेम आपका एक एट्रीब्यूट है, इसको मैं ब्रेकअप कर सकता हूं किस किस में, आपका फर्स्ट नेम में, मिडिल नेम में और लास्ट नेम में। मतलब नेम एक एट्रीब्यूट था जिस एट्रीब्यूट को मैंने अलग अलग एट्रीब्यूट में ब्रेकअप कर दिया, तो भाई इस तरह के एट्रीब्यूट को बोलते हैं आपका कंपोजिट एट्रीब्यूट। अब आप समझ गए होंगे सिंपल एट्रीब्यूट वो एट्रीब्यूट जिनको हम ब्रेकअप नहीं कर सकते। तो भाई इस जो ब्रेकअप हो जाते हैं उन एट्रीब्यूट को बोलते हैं आपका कंपोजिट एट्रीब्यूट, और जो आपका ब्रेकअप नहीं होते हैं उनको बोलते हैं आपका सिंपल एट्रीब्यूट। इसके बाद सिंगल एंड मल्टीवैल्यूड एट्रीब्यूट। गाइस नाम से पता लग रहा है मल्टीवैल्यूड एट्रीब्यूट मतलब वो एट्रीब्यूट जिसमें वैल्यू मल्टीपल होगी। मतलब जैसे अगर मैं मोबाइल नंबर की बात कर रहा हूँ तो गाइस मोबाइल नंबर एक एट्रीब्यूट है, और अब एक बात खुद बताओ, अगर एक स्टूडेंट है सपोज यश, तो यश स्टूडेंट एक है बट उस एक स्टूडेंट के एक से ज़्यादा मोबाइल नंबर हो सकते हैं। मतलब यश का एक मोबाइल नंबर कुछ ऐसा होगा लेट सपोज, और एक मोबाइल नंबर कुछ ऐसा होगा। ठीक है, मतलब स्टूडेंट एक एंटिटी का टाइप एक है बट एक ही टाइप की वैल्यू मोबाइल नंबर अलग अलग है। तो गाइस जब किसी एट्रीब्यूट की किसी एक एंटिटी टाइप की वैल्यू मल्टीपल होती है तो गाइस उस तरह के एट्रीब्यूट को बोलते हैं आपका मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। और गाइस जिसकी वैल्यू मल्टीपल नहीं होती, जैसे अगर मैं एज की बात करूं तो गाइस यश की एज तो एक ही होगी ना, एक साथ एज तो ही होगी। तो गाइस इस तरह के एट्रीब्यूट को बोलते हैं आपके हम सिंगल एट्रीब्यूट। नेक्स्ट गाइस ये सब टॉपिक आपको बड़े इजी लग रहे होंगे, सही में इजी भी है गाइस, समझने के हिसाब से बहुत इजी है। बट अभी जब आगे के लेक्चर में इनके ऊपर क्वेश्चन देखेंगे तो आप समझोगे गाइस इनकी कितनी इंपॉर्टेंस है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट है आपका बेसिकली स्टोर्ड एंड ड्राइव एट्रीब्यूट। गाइस नाम से पता लग रहा है स्टोर्ड एट्रीब्यूट वो एट्रीब्यूट जो आपके डेटाबेस में स्टोर है, और ड्राइव एट्रीब्यूट वो एट्रीब्यूट होंगे जिसकी वैल्यू को हम किसी और एट्रीब्यूट की हेल्प से ड्राइव कर सकते हैं। जैसे गाइस अगर मैं डेट ऑफ बर्थ की बात कर रहा हूँ तो अगर मैंने किसी भी स्टूडेंट की डेट ऑफ बर्थ को स्टोर करा हुआ है तो मैं उस डेट ऑफ बर्थ की हेल्प से एज को ड्राइव कर सकता हूँ। भाई अगर मेरे पास यश की डेट ऑफ बर्थ है तो आप उस डेट ऑफ बर्थ की हेल्प से एज निकाल सकते हो यश की, बिल्कुल सही बात है। तो भाई आपको यश वाले एट्रीब्यूट को डेटाबेस में अलग रखने की जरूरत नहीं है अगर आपने डेट ऑफ बर्थ ऑलरेडी रखा हुआ है, क्योंकि अगर डेट ऑफ बर्थ आपके पास है तो आप डेट ऑफ बर्थ की हेल्प से एज आराम से फाइंड कर सकते हो। तो भाई एज हो गया आपका ड्राइव एट्रीब्यूट और डेट ऑफ बर्थ हो गया गाइस आपका स्टोर्ड एट्रीब्यूट। मतलब डेट ऑफ बर्थ को मैंने स्टोर करा हुआ है और एज को मैं सिंपल ड्राइव कर लूंगा आपके डेट ऑफ बर्थ एट्रीब्यूट से। तो भाई आपके ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट थे, सिंपल एट्रीब्यूट, कंपोजिट एट्रीब्यूट, सिंगल एट्रीब्यूट, मल्टी वैल्यूड, स्टोर्ड एंड ड्राइव एट्रीब्यूट। गाइस उम्मीद करता हूँ आपको ये सब समझ आ गया होगा, मतलब कोई हार्ड नहीं है, नहीं समझ आएगा दोबारा वीडियो देखिए, फिर भी कोई दिक्कत आती है आप मेरे से अपनी क्वेरी आराम से पूछ सकते हैं। नेक्स्ट गाइस जैसे आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट हैं, ऐसे अभी नेक्स्ट सेक्शन में देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलेशन। गाइस रिलेशनशिप भी काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और जो आपके डिफरेंट टाइप्स हैं वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो टॉपिक थोड़ा बड़ा है इसलिए हम उसको भी नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। उससे पहले एक टर्म डिस्कस करते हैं आपकी डोमेन।
गाइस जैसे आपकी हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कुछ डेटा टाइप होते हैं पहले, जैसे भाई इंट, कैरेक्टर, फ्लोट, तो भाई सबकी अपनी कुछ लिमिटेशन है। जैसे इंटीजर है तो भाई इंटीजर सिर्फ आपकी इंटीजर वैल्यू को ही इनपुट में लेगा। कैरेक्टर है तो भाई कैरेक्टर में आपको आप सिर्फ कैरेक्टर वैल्यू को इंसर्ट कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप कैरेक्टर में 1 2 3 4 भी इंसर्ट कर सकते हो। तो भाई क्योंकि वहाँ पे हर चीज़ की मतलब एक लिमिटेशन है, हर चीज़ की कुछ उन्होंने रेस्ट्रिक्शन लगाया हुआ है कि भाई वो डेटा टाइप उस तरह की वैल्यू को इंसर्ट करेगा। तो भाई इसी तरह डेटाबेस में हम हर एट्रीब्यूट को पहले ही कुछ उसका डोमेन डिफाइन कर देते हैं कि भाई ये उसी डोमेन में वैल्यू लेगा। तो मैं डोमेन की डेफिनेशन की बात कर रहा हूँ, तो भाई वो होता है द सेट ऑफ परमिटेड वैल्यू ऑफ ईच एट्रीब्यूट। मतलब जैसे भाई अगर मैं एज की बात कर रहा हूँ, एज एक एट्रीब्यूट है, मैंने पहले इसका डोमेन डिफाइन कर दिया है कि एज की वैल्यू हमेशा 1 से 130 के बीच में ही होगी। अब मैंने क्योंकि पहले डिफाइन कर दिया है कि एज की वैल्यू हमेशा 1 से 130 के बीच में होगी, तो ये हो गया इसका डोमेन। हम सेम इसी तरह हर एट्रीब्यूट का अलग अलग डोमेन पहले डिफाइन कर देते हैं, जिससे कि अगर यूजर कोई और वैल्यू इंसर्ट करना चाह रहा है, मतलब अगर गाइस यहाँ पे गाइस यूजर वैल्यू 130 से ऊपर की कोई 150 वैल्यू इंसर्ट करना चाह रहा है, तो गाइस वो यहाँ पे एरर दे देगा, क्योंकि हमने पहले डोमेन आपका डिफाइन कर दिया है, तो वो हमेशा उस डोमेन की ही वैल्यू को इनपुट में लेगा। तो गाइस इन सबको आप ध्यान से समझें, ये आपके थ्योरी और कंसेप्ट थे और काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट दिए गए ईआर डायग्राम के, इन सबको ध्यान से समझें। अभी नेक्स्ट सेक्शन में देखेंगे रिलेशनशिप क्या होती है और डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप का क्या मतलब है, कितनी तरह की रिलेशनशिप होती है और गाइस ये आपकी काम कैसे करती है। थैंक यू गाइस।